को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एडीओ की और बिहार दरोगा की। तो आइए इस छोटे से एक सेशन में जो पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ताकि हम अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करते रहें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए ताकि आप इसको एक बार देखें और उसको एक बार कोशिश करें कि खुद से सॉल्व करने का। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन बन गया तो ठीक, नहीं बना तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखें और कंसेप्ट को बिल्ड करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द क्योरम इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था क्योरम मतलब हुआ कि कोई भी सभा जो है उसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर 1/10 है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है आर्टिकल 100 के अंदर। ठीक है, कोई बिल है जो कि पार्लियामेंट से पास होगा तब वो जाके लॉ बनेगा। तो बोला कि कौन उसको पास करेगा तब जाके ये लॉ बनेगा, तो इसका आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, बिना उनके एसेंट के जो है ये लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें आर्टिकल 111 कौन सा पावर है प्रेसिडेंट का, ये आपको बताना है। वीटो पावर है, पार्डनिंग पावर है, क्या है बताना है। फिर पंचायती राज का क्वेश्चन है, पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड इन, तो 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट बना था और दूसरा आंध्र प्रदेश। बाय इलेक्शन क्या होता है? बाय इलेक्शन तब होता है जब कोई भी सीट अचानक से वैकेंट हो जाता है, या तो कोई रेजिग्नेशन दे देता है, या डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या डेथ हो जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है फुल टर्म। ये कभी भी किया जा सकता है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, तो इस कैन बी डन एनी टाइम। द मेंबर्स हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, कौन से मेंबर्स? तो पार्लियामेंट के मेंबर्स। ठीक है, इलेक्शन आर्टिकल 66 के तहत होता है, और इसके जो वोटर्स होते हैं कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस के। बोला गया है क्वेश्चन में 78 में कि पहले कोई प्रोविज़न नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, कौन से पार्ट में इसको इंक्लूड किया गया है? तो याद रखना ये 4A में है, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत है 1976 और 42nd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन बीपीएससी एएसओ में पूछा गया है। स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देगा? तो आंसर है डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, याद रखिएगा 94 आर्टिकल नंबर बी। एस्टीमेट्स कमेटी, तो एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ी कमेटी होती है, इसके में 30 मेंबर होते हैं और सब के सब लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है, इसका जो है 1 साल का होता है टेन्योर। ठीक, और ये परमानेंट कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी है, इतना याद रखिएगा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसमें से किसका नहीं है बोल रहा है? तो जम्मू में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, याद रखना है, पंजाब में नहीं है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बोल रहा है, सही स्टेटमेंट। तो फाइनेंस कमीशन किस टाइप का बॉडी है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 5। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। और आपको पता है कि फाइनेंस है तो ये टैक्स वगैरह, गारंटी नेड, इन सब से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन कौन होगा? तो ये पार्लियामेंट जो है डिसाइड करती है। इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज जो हुए थे लैंग्वेज के बेसिस पर कब हुए थे? तो 1956 में। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86। ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल रिनाउंस ही सिटीजनशिप इफ ही रिनाउंसेज इंडियन सिटीजनशिप, बिल्कुल सही। वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल सही। ठीक है, मैरिज ए सिटीजन ऑफ अनदर, नहीं, ये नहीं होगा। और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट, पहले तो ये याद रखना है कब आया, तो 1955 में। इसके तहत इंडिया का जो भी सिटीजन है वो अपना सिटीजनशिप लूज़ करेगा तब 3 टाइप से मेथड, रिन्यूंसिएशन, टर्मिनेशन। ठीक है, या तो वो अपनी सिटीजनशिप खुद ब खुद बोलेगा कि हम छोड़ रहे हैं, या फिर दूसरी कंट्री का ले लेगा। और यूएसए वगैरह में डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 117 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो याद रखना फाइनेंस बिल से। इसमें भी 17 में भी ए और बी है। ठीक है, अब देख लीजिएगा फाइनेंस। आर्टिकल 112 आपको पता है बजट वगैरह जो हो गया, जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। 110 हो गया मनी बिल से। ठीक है, जो कि हु विल डिसाइड द वेदर द बिल इज ए मनी बिल और नॉट, तो स्पीकर हो जाता है आंसर। ठीक है, 114 हो गया अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है,
याद रखिएगा। फिर बोल रहा है कि कौन से आर्टिकल में दे रखा है कि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा है, ये शुड नॉट प्रिजाइड व्हेन ए रिजोल्यूशन टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट इज पेंडिंग। मतलब कौन से आर्टिकल में बोल रखा है कि डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन जो राज्यसभा का है वो प्रिजाइड नहीं करेगा जब जब उसके खिलाफ जो है उसको हटाने के लिए जो मतलब रेजुलेशन है वो पेंडिंग है। मतलब कोई भी ऐसा केस होता है, मान के चलिए कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, या डिप्टी चेयरमैन है, और उसके खिलाफ केस हुआ है या फिर कोई भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इनको हटाना है, ठीक है, तो उस दौरान वो प्रिजाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में, तो 92, ठीक है। आर्म्ड रिवेलियन जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड किया गया था ताकि नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाया जा सके, तो 44th, ठीक है, ठीक है। पंचायती राज पहली बार कौन से 2 स्टेट में हुआ था, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। टू whom आर द रिकमेंडेशंस मेड रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, तो ये गवर्नर हो जाएगा। ये सिंपल है, देखिए प्रेसिडेंट होगा नहीं क्योंकि स्टेट की बात है ये, ठीक है ना। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, तो ये देखिए कहाँ कहाँ नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, ठीक है, जम्मू में तो है, तो तीसरा तो नहीं होगा, तो तीसरा में के बी और सी दोनों कट गया, ठीक है, बी और सी दोनों कट गया, ठीक है। मेघालय, नागालैंड और मेघालय में एप्लीकेबल नहीं है, तो पहला भी कट गया, तो पहला भी कट गया, तो कौन सा आंसर बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। आप देख सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला, फिर थोड़ा सा वो हो गया है, हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज इन इंडिया, तो 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में कब कब हुआ है, तो 1962 में, 71 में और 75 में, ठीक है। विच कमिटी इज रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ पंचायती राज, तो बलवंत राय मेहता, इसमें आपको जो याद रखना है सबका डेट, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जीवी के राव 85, ठीक है, थंगटन 88, और इसमें एलएम सिंह भी नहीं दिया है, वो 86, याद रखिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो सरकारिया कमेटी के, ठीक है, आर्टिकल 263, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो क्या बताता है, तो ये इसके तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था, तो विलियम बेंटिक को, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। चार्टर एक्ट का जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर किस में ऐड किया गया था, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आपको पता है, ठीक है, ये देख लीजिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों ऐड किया गया था, ठीक है। फोर्स्ड लेबर की बात करें तो आर्टिकल 23 की बात कर रही है, 24 में क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन से रिलेटेड आ जाएगा, 25 तो आपको पता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह है, ठीक है, देख लीजिए इसको। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, उसमें से आप देख लीजिए 7 मेंबर कौन थे, अंबेडकर थे, आयनगर थे, अय्यर थे, मुंशी थे, सादारुल्ला थे, माधवा राव थे, और टीटी कृष्णमचारी थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, पैथविक, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 थे, तो जो बच गया वो नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। मैक्सिमम कितने दिन तक डिले कर सकता है राज्यसभा किसी ऑर्डिनरी बिल को, तो 6 महीने तक, ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम। ज्वाइंट सीटिंग 108 में आपको पता ही है, होता है। मनी बिल 110 में, मनी बिल को ओनली इन लोकसभा होगा, मनी बिल को आप राज्यसभा से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर एक ही चीज़ में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ठीक है, उसी के में बस दोनों के बराबर पावर है, बाकी सब में लोकसभा आगे है,
ठीक है। अगर मनी बिल की बात है तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक जो है उसमें रिकमेंड कर सकता है चेंजेस कर, लेकिन राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि उसको रोक दे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू स्टेट। ग्रांट की बात कर रही है तो 275 आर्टिकल जो है वो ग्रांट देता है यूनियन से स्टेट के लिए, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जो कि ट्रांसफ़र करेगा केसेस को हाई कोर्ट तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट? तो आंसर आर्टिकल हो गया 228। 226 आपको पता है रिट जो है हाई कोर्ट का, वही 32 है सुप्रीम कोर्ट का रिट। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ कैबिनेट आफ्टर वन कंसिडरेशन? तो ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको 40 सेकेंड मारेंगे, लेकिन आंसर हो जाएगा 44th, ठीक है। ये 74(1) के तहत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको रेजिग्नेशन देगा? तो डिप्टी स्पीकर को, आर्टिकल 94। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो लोकसभा से तो 15+7 कर है, टोटल 22 है। एस्टीमेट में सारे हो जाएंगे लोकसभा के, जबकि बाकी जो भी कमेटी है उसमें जो 22 है 15+7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। 0 आवर का मीनिंग पूछ रहा था। 0 आवर मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आवर। और जो अगला जो एजेंडा का वो होगा, मतलब जो भी बात चलेगी उसके बीच का, ठीक है, जब बिना परमिशन के मेंबर वगैरह जो है राइज करते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो उसकी बात कर रहा है। मीनिंग ऑफ प्योरा। प्योरा मीन्स हो जाता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ठीक है। ये अब्दुल कलाम का जो है वो कंसेप्ट था प्योरा, ठीक है। फिर ये वाला तो आपको पता ही है कि विलेज पंचायत 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, एग्रीकल्चर 48, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी 85, हमने कई बार किया है। कौन सा एक्ट है जिससे जो मोनोपोली है EIC का एबॉलिश हुआ इंडिया से? तो चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। इससे पूरे तरीके से रोक दिया गया, और ये एजुकेशन वगैरह पर्पस से भी दिया गया था, तो याद रखिएगा। कौन से शेड्यूल से नंबर ऑफ मेंबर टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट इज डिटरमाइंड? वही 4th वाला शेड्यूल, बार बार मैंने बोला था कि एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ इन द राज्यसभा, ठीक है। फर्स्ट टाइम बिहार में प्रेसिडेंट रूल कब आया? तो 1968 में, ठीक है। उस टाइम में कौन थे चीफ मिनिस्टर? तो भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, याद रखिएगा 1968। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है किसके एडवाइस पे? तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, क्योंकि जो मेन रूलर रहता है या फिर जो पार्टी का जो मेन हेड रहता है वो PM होता है। फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इस साल 3 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया और 76, आपको कमेंट में बताना है कि कौन है अभी करंट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संजय मूर्ति हैं या फिर कोई और हैं। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली लोकसभा के लिए होंगे 75 आर्टिकल। फेडरल एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंक्लूड, फेडरल एग्जीक्यूटिव में तो प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, तो कैग नहीं आएगा इसमें। नेम द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ट्राइबल के लिए कौन सा था? तो भुरिया कमेटी, ठीक है, याद रखिएगा। अंडर विच आर्टिकल इज आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी 358, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CM? तो 167 आपको पता है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 169 याद रखिएगा, क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 आपको पता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 15,000 है, याद रखिए, डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है? तो राज्यसभा से रिजोल्यूशन चालू होगा, फिर उसके बाद लोकसभा में, और यही अगर चीज़ प्रेसिडेंट के लिए पूछता तो प्रेसिडेंट के लिए रिजोल्यूशन कोई भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहाँ से चालू होगा? राज्यसभा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम में भी बताया था, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज ए नॉन मेंबर। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसीलिए बोला था इंपॉर्टेंट है। ये मतलब मेंबर नहीं भी है किसी हाउस का तो भी जाके ये वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बताना है कि ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 77 में दे रखा है कि 88 में दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के। तो इसके तहत देखिए मैंने पंचायती राज को भी कवर कर लिया, पीएम सीएम सब आया, प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, जॉइंट सिटिंग आ गया, मनी बिल आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ गया, 42nd 44th। ठीक है, अब एक जैसे 91 वाला आपको पता ही है, 91 वाला क्या था कि 15% होना चाहिए मिनिस्टर्स वगैरह का। 61 वाला जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें वोटिंग एज जो है वो 21 से घट के 18 हो जाएगी। ठीक है, 73rd वाला आपको पता ही है, अभी हमने बात कर लिया आपका पंचायती राज के। 74th वाला हमने बात कर लिया किसके बारे में, म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में, आपको पता है सारा कुछ। फिर ये सब जो है सो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। 266 हो गया, 266 हो गया, कंटीजेंसी फंड 267 है, तो कंसोलिडेट फंड हो गया 266 हो गया आर्टिकल। तो ऐसे ऐसे करके आपने जो भी मतलब मेन मेन है सब हम लोग उसको देख लिए एक बार। तो एक बार आप भी इसको देख लीजिए और आगे जो भी इससे मिलते जुलते कंसेप्ट हैं वो आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी क्वेश्चन उठा लिया। अब देखिए कौन सा कहाँ से लिया गया, जैसे डीपीएसपी है आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, यूके से। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया, यूएसए से। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूके, इक्वलिटी बिफोर लॉ यूएसए। तो ऐसे ऐसे करके आप मतलब एक एक बार सारा कुछ देख लीजिए, तो आपका पॉलिटी एक तरह से देखिएगा तो ब्रश अप हो गया। ठीक है, अब सारे आर्टिकल तो पॉसिबल नहीं है एक साथ, क्योंकि वो पुराने वीडियोज़ में करा रखे हैं। तो आप इसको एक एक बार धीरे धीरे करके देखिए। हम वापस से जैसे अभी हम एक बार सब्जेक्ट कवर कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो छूटेगा फिर उसको लेके आएंगे, तो बार बार एक तरह से तैयारी चलती रहेगी। तो ये दरोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार एईडीओ वाले भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।